हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण एवं दोषों का निरीक्षण कीजिए। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताना आपको, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या लोकतंत्र में दोष होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, उसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपके सामने, वहां पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ फ्लिपकार्ट में मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस कोने में आपके सामने सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र आपके सामने एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति रखती है और सरकार का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने, एक इस प्रकार की शासन प्रणाली होती है जिसमें सबसे ज्यादा सत्ता किनके हाथों में होती है, जो जनता होती है उसके हाथों में सारी सारी सत्ता वो देखने को मिलती है। आप अपने गांव के सरपंच को चुनते हो, आप अपने गांव, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसे एमएलए को चुनते हो, आप अपने सांसद के क्षेत्र से आपके सामने एमपी को चुनते हो। वही लोग आपके सामने क्या करते हैं, आपके सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मिलकर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो पूरे देश की सरकार और सत्ता चलाने का काम करता है। समझ में आ गया आपके सामने। लेकिन उनको आपके मन में आए तो आप उन लोगों को हटा भी सकते हो। अंतिम फैसला किसका होता है, जनता का फैसला है, वो अंतिम होता है। अब्राहम लिंकन ने आपने के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन की बहुत ही शानदार राय है। उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र है वो जनता का, आपके सामने क्या है, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब शासन है वो किसका है, जनता का। मतलब जनता चाहे तो किसी को भी हटा सकती है और किसी को भी रख सकती है। समझ में आ गई। जनता के द्वारा, जनता तय करती है कि हमें कौन सी नीतियां चाहिए, कौन से प्रतिनिधि चाहिए, कौन हमें हमें सरकार के अंदर चाहिए। और ये इनडायरेक्टली व डायरेक्टली आपके सामने किसका शासन है, जनता के शासन के रूप में इसको देखा जाता है। अगर अपन आधुनिक संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करें तो यह केवल शासन का रूप नहीं बल्कि जीवन शैली, आधुनिक व्यवस्था व आर्थिक प्रणाली भी है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो आपके सामने जो शासन है, जो आपके सामने जो शासन प्रणाली है, वो उसमें आपके सामने जीवन शैली नहीं आपके सामने सिर्फ, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रणाली भी है। क्यों? क्योंकि आप किस तरीके से जीवन को जियोगे, ये कौन जीवन शैली कहते हो, कैसा जीवन आप जीते हो, तो किस प्रकार का जीवन जियोगे या कहां पर निर्धारण किया गया, लोकतंत्र में। सरकार जैसी नीतियां बनाती है वैसे ही लोगों का जीवन भी होता है। सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक आर्थिक प्रणाली भी है जो क्या करती है आपके सामने, लोगों की समाज में कैसे लोग रहेंगे, किन नीतियों का निर्माण किया जाएगा और लोगों के पास कितना टैक्स लगाना है, लोगों को कब टैक्स की दरों में छूट देनी है, लोन कितना देना है, किनको आपको सामने छूट देनी। तो सब की सब चीजें आपके सामने किसके द्वारा निर्धारित होती है, सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। और सरकार किसके द्वारा चलती है, संविधान के द्वारा। और संविधान किसका निर्माण करता है, लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो सभी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली व इनडायरेक्टली क्या जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता समानता के साथ न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सभी की सभी चीजें किस चीज पर निर्धारित है आपके सामने, स्वतंत्रता समानता व न्याय के जो सिद्धांत है, इन सब चीजों पर सारी की सारी चीजें आपके सामने आधारित होती हैं। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से। पहला पॉइंट है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के क्या क्या गुण होते हैं आपके सामने, जनता का शासन और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को चुनाव स्वयं करती है, जिससे शासक जनता के प्रति जवाबदेही रहते हैं। मतलब लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने, लोकतंत्र में जो जनता है वो क्या करती है आपके सामने, जो शासक होता है उसका चुनाव स्वयं करती है। भाई आप ही तो करते हो, आप इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री, सीधे के सीधे तो आप प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हो, लेकिन आप एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है आपके सामने, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो इनडायरेक्टली रूप से आप क्या करते हो, सत्ता का चुनने को काम करते हो।
जिससे शासक है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है। अगर कोई गलत नीति का निर्माण कर दिया, गलत व्यवस्था को लागू कर दिया, आप डायरेक्ट हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे पूछ सकते हो कि भैया ये आपने जो नीति का निर्माण हो आपकी सरकार ने किया है और हमने आपको चुनकर भेजा है, आप हमें ये बताइए कि कैसे इन सब चीजों की ये गलतियां हुई, कैसे न्याय प्रणाली में विघटन देखने को मिला, कैसे लोग हैं वो आपके सामने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो सीधे के सीधे आप क्या कर सकते हैं, जनता वो शासक से सवाल पूछ सकती है। यह नागरिकों का जनता ये नागरिकों का राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान अभिव्यक्ति व नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और यही जो जनता है वो आपके सामने जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, जो अपने शासक को चुनती है, यह किसके माध्यम से चुनती है, मतदान के माध्यम से, है ना। मतदान के माध्यम से आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हो और वही आपके सामने क्या है, आपको उसी से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, आप अपनी समस्याओं को शासक के सामने रख सकते हो और उनसे जवाबदेही मांग सकते हो, अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो आप कि आपके सामने उन लोगों की सही से उन्होंने कार्य किया है नहीं किया है, जो वादे वो करके गए थे क्या उनको उन्होंने निभाया है या फिर नहीं निभाया है। अगले वाला पॉइंट है समानता का सिद्धांत। लोकतंत्र जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव का स्वीकार करता है। लोकतंत्र क्या करता है, आपके सामने ना जाति को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना वर्ग व लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव उसको अस्वीकार करता है, उसको नहीं मानता है। समझ में आ गया आपके सामने, लोकतंत्र का यही काम है कि वो ना जाति को मानेगा, ना धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। हमारे भारत के जो लोकतंत्र है उसको संविधान के तहत लोकतंत्र को लागू किया गया और संविधान में हमें सभी लोगों को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। हर मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, जिसमें ना कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म व लिंग के आधार पर उनके साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, चाहे आप गरीब व्यक्ति हो, चाहे आप अमीर व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके सामने क्या हो, आप एक सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हो या बेघर व्यक्ति भी हो, आपको अगर भारत के नागरिक हो तो आपको सिर्फ एक ही वोट देना हो। प्रधानमंत्री भी एक वोट देगा, वो गरीब व्यक्ति भी एक वोट देगा, उसको भी इतने अधिकार अगर आप इतने अधिकार आपको है। बस फर्क कितना है, जागरूकता का फर्क है। अगर आप जिस दिन जागरूक हो जाते हो उसी दिन आपके क्या है, अधिकार है वो लागू हो जाते हैं। नैतिकता व बौद्धिकता का विकास। नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर मिलता है, उनसे जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना व आत्मसम्मान का विकास होता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, आपके सामने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, खुद को चुनाव के अंदर खड़ा करके क्या कर सकता है, आपके सामने अपने आप को जो जनता के सामने रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। तो इससे क्या होती है, जनता की भागीदारी बढ़ती है राजनीति में, और जितनी ज्यादा जनता भागीदारी रखेगी राजनीति के अंदर उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है कि भाई अगर आपके सामने सोचो, अगर एक ही कैंडिडेट बार बार जीत रहा है तो फिर वो अहंकारी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही क्यों, मैं तो जीत ही रहा हूं। समझ रहे? अगर उसी के सामने 5 कैंडिडेट और खड़े हैं और सभी मजबूत हैं, एकदम जबरदस्त चुनाव चल रहा है, तो पांचों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। वादों को ना सिर्फ वादे जो हल्फनामे में दर्ज करने पड़ेंगे, बल्कि जमीनी हकीकत पे भी उनको उतारना पड़ेगा। सड़क का वादा है, गरीबी हटाने का वादा है, जो लोगों को गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने का वादा, सभी के सभी सिर्फ वादे नहीं रह जाएंगे, फिर उनको घोषणाओं को जमीनी हकीकत पे लाना भी पड़ेगा। तो यही है, जितने ज्यादा लोग राजनीति में भागीदारी रखेंगे उतना ही ज्यादा लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और मजबूत होता है। क्रांति की संभावना कम। इसमें सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से बदलने का प्रावधान होता है। मतलब क्या होता है, आपके सामने जो सरकार होती है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बदला जा सकता है। किसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से आपके सामने क्या किया जा सकता है, जो सरकार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपन बदलाव कर सकते हैं, जिसमें हिंसात्मक जो क्रांति होती है उसका आशंका कम होती है। भाई राजतांत्रिक परंपरा व तानाशाही परंपरा की क्या नुकसानदायक है, जब सत्ता में बदलाव होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिलती है, और उससे ना सिर्फ वो वंश या फिर जो आपके सामने जो राजतांत्रिक परंपरा है वो परेशान होती है, बल्कि जनता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा सरल,
सुगम तरीके से क्या होता है, आपके सामने सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई इंसान नहीं होती है, साधारण चुनाव होते हैं और आपके सामने क्या हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल है वो बाहर हो जाते हैं और नए व्यक्ति को मौका मिलता है सत्ता के अंदर आने का। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तरदायित्व शासन। शासक नियमित चुनाव और विपक्ष की आलोचना के कारण जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी रहते हैं। लगातार चुनाव होते रहते हैं, काफी लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां तो सिर्फ चुनाव ही होते रहते हैं। लेकिन आपके सामने मैं एक आपके सामने विचार रखता हूं, अगर चुनाव होते हैं तो ये नेता आपके लिए उत्तर जवाबदेही है। समझ में आ गया आपके सामने। विपक्ष आलोचना कर सकता है सत्ता पक्ष की कि आपने कार्य सही से किया, एक आपने काम सही से नहीं किया है, और सभी के सभी लोग अपने काम के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। क्यों है ये सब चीजें? इसीलिए है क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यह समाज को विभिन्न वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ के साथ राष्ट्रीय एकता को और सद्भाव को मजबूत करता है। इसका क्या फायदा आपके सामने? भाई अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो सभी लोग एकजुट रहेंगे, मजबूती के साथ आपके सामने सभी के सभी लोग क्या होंगे, आपके सामने एक साथ रहेंगे। अगर देश मजबूत, राष्ट्र मजबूत, एकता है तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो लोकतंत्र मजबूत होता है तो देश में एकता भी बढ़ती है। तो ये सभी के सभी लोकतंत्र के गुण थे। अब अपन बात करेंगे लोकतंत्र में कितने प्रकार की कमियां पाई जाती है। पहला पॉइंट आपके सामने अयोग्य शासन। लोकतंत्र संख्या पे आधारित होता, गुणवत्ता पे आधारित नहीं। यह माना जाता है कि आम जनता अक्सर भावनात्मक या सतही आधार पे मतदान करती है और अयोग्य व चापलूस व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। और ये बात सिर्फ आपके सामने कहने के लिए नहीं है बल्कि वास्तविकता भी है। थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव हुए, एक केसी सिन्हा आपके सामने वहां के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वो हार गए और बड़े बड़े दबंगई व्यक्ति थे जिन्हों पे मर्डर के आरोप लग रहे हैं वो जीत रहे हैं। तो ये सिर्फ नंबर का गेम हो जाता है। सरकार है वो क्या करती है, जो सत्तारूढ़ दल है या फिर और कोई विपक्ष के दल है, कोई भी दल है, वो उन्हीं जिताऊ लोगों को आपके सामने क्या करेगा, टिकट देते हैं। चाहे वो क्राइम करें, चाहे जनता को लूट खसोट मचाए, चाहे अवैध तरीके से जीते, चाहे वैध तरीके से, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट मिलता है। क्यों? सारा गेम नंबर का है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, जो उस बाउंड्री लाइन को पास करेगा आपके सामने बहुमत की, वही आपके सामने क्या हो जाता है, सत्तारूढ़ दल में आ जाता है। तो इससे क्या होती है आपके सामने, सिर्फ संख्या का खेल है, गुणवत्ता का नहीं। अच्छा व्यक्ति भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा या फिर अन्य लोकतांत्रिक परंपराओं में अच्छा व्यक्ति चुन के नहीं आता आपके सामने। जनता वो कम पढ़ी लिखी होती है, कहीं की थोड़ा कम लोगों को ज्ञान होता है, तो क्या होता है, लोगों को पैसे के माध्यम से, झूठे वादों के माध्यम से बहला फुसला कर क्या कर दिया जाता है, वोट डलवा दिया जाता है। और क्या होता है, जो सही व्यक्ति जिसको चुनाव जीतना चाहिए था वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता है। यह है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी। धन और समय का अपव्यय। चुनाव, प्रचार व राजनीतिक अभियानों में बहुत ज्यादा धन व समय खर्च होता है और विकास कार्य भी दूर चले जाते हैं। भारत में लोकतंत्र में चुनावों को एक पर्व के रूप में देखा जाता है, और पर्व होता है वहां पे खर्चे भी होते हैं। हर साल भारत में जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं और उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, और वो पैसा किसी और का नहीं, आम जनता का ही पैसा होता है आपके सामने, जिससे जो विकास कार्य होते हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं। सत्तारूढ़ दल इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आएंगे, तभी आपके सामने क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। इतने दिन आराम से सोए रहते हैं 5 साल, और आखिरी के 1 साल में काम करते हैं। चाहे कोई सरकारी भर्ती निकालना हो, सरकारी परियोजना लागू करना हो, सब अंतिम 6 महीने में होता है। बाकी तो आपके सामने 4 साल सरकार सिर्फ सोती रहती है। अस्थिरता की आशंका। संगठन की राजनीति या बार बार चुनाव के कारण सरकारें अस्थिर होती हैं। बार बार चुनाव से क्या होता है आपके सामने, जो बार बार चुनाव होने से सरकार बदलती रहती है, इससे क्या होता है, एक सटीक नीति का निर्माण नहीं होता है। अब भारत में देख लो, राजस्थान में देख लो, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार आपके सामने सरकारें बदलती रहती हैं। तो एक सरकार क्या करेगी, आपके सामने कोई एक योजना लागू करेगी, दूसरी सरकार आएगी, योजना सेम होगी, बस नाम बदल देगी उसका, फिर से आएगी, वो उसको बंद कर देगी, चालू कर देगी। यही चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो जनता का दीर्घकालीन विकास होना चाहिए था, दीर्घकालीन जो नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, जो क्रियान्वयन लागू होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। जनता का जो विकास है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जनता को जो अंतिम लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता है।
तो यही होता है जनता के जो आपके सामने अस्थिरता देखने को मिलती है चुनाव के अंदर, उससे क्या होता है आपके सामने बहुत ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दलगत राजनीति का प्रभाव। राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव में देखा, सत्तारूढ़ दल ने पैसे बांटने का काम किया, और अगर हम वास्तविकता से देखें तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या जनता का विकास उद्देश्य था? नहीं। सीधा अगर आप वास्तविकता से गहराई से समझते हो तो क्या होता है आपके सामने, आपको ये पता चलता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य वोट पाना ही था। किसी योजना के नाम पर आपके सामने क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार की संकीर्ण सोच रखी जाती है जिससे जो राष्ट्रीय हित, जो जनता का विकास है, जो जनता की जो आपके सामने क्या होता है विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, किसके लिए? ताकि वोट मिल सके। तो इससे क्या होता है, समाज में विभाजन व गुटबाजी बढ़ती है, और जो विकास होना चाहिए वो विकास तो होता नहीं है जनता का। उससे क्या होता है, उसके उलट होता है आपके सामने समाज में विघटन व विभाजन। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और जो सत्ता में आने वाले सत्ता का मजा उठाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे लोकतंत्र की। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कमजोर नीतियों का निर्माण करना। निर्णय लेने की लंबी प्रक्रियाएं व जटिल होती हैं, क्योंकि विभिन्न दबाव समूह द्वारा राजनीतिक हितों को संतुष्ट करना जरूरी होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं आपके सामने, अगर कोई नीति सही है उसको लागू करने भी इस चीज को ध्यान रखते हैं, भाई मेरी जाति के वोटर नुकसान ना हो जाए, ये जो आपके सामने ये दल आपके सामने ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, से हमारे वोट कटेंगे, वोट मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, और अंतिम समय में जो निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय नहीं लिए जाते हैं, जिससे मजबूत व त्वरित निर्णय आपके सामने नहीं ले पाते हैं। जो लोकतंत्र के अंदर, भारतीय लोकतंत्र वो ढीला ढाला लोकतंत्र इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सटीक, सहज और आपके सामने सही निर्णय लेने चाहिए थे वो निर्णय नहीं हो पाते हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर। अगले वाला पॉइंट है भ्रष्टाचार की संभावना। चुनाव में खर्च होने वाले धन और सत्ता में बने रहने के लालच के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब क्या होता है, चुनाव में खर्च, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए क्या होता है लोग सत्ता के में बने रहने के लालच से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार करना होता है, जनता को चुनाव जीतने के लिए जनता पर पैसा खर्च करना होता है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है। इससे क्या होता है, वो जनता में भ्रष्टाचार करने का काम भी करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे। यद्यपि लोकतंत्र में कुछ दोष है। जो विल्टन चर्चिल के शब्दों में, यह शासन का सबसे खराब रूप है, सिवाय उन सभी रूपों को छोड़कर जिन्होंने समय समय पर प्रयोग किया। मतलब, और वो अपने दोषों के बावजूद जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करने वाला लोकतंत्र आज भी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कुछ लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र सबसे खराब शासन की प्रणाली हो सकता है, लेकिन अब चाहे कितना भी खराब हो, वास्तविक वर्तमान समय की जो प्रशासन है, वर्तमान समय में जो सत्ता को धारण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, लोकतंत्र है, जहां पर जनता की भागीदारी होती है, जनता फैसले ले सकती है, जनता आपके सामने क्या कर सकती है, जनता अपनी बात मनवा सकती है। तो आज के समय अगर अपन बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सत्ता की प्रणाली कौन सी है, लोकतंत्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की प्रणाली है। तो यह है आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण व दोषों का परीक्षण कीजिए। विस्तार से मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, संसदीय एवं लोकतंत्र शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है, लोक, और उसमें जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है उसमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ये पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं। अगर ये आपको फ्री में प्रोवाइड अगर आप पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की जो आपके सामने के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। आपके सामने सारे सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे।
समझ में आ गया। साथ के साथ अगर आप क्या करना चाहते हो, अन्य वीडियो देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हो। इस पेपर से संबंधित सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। फ्लिपकार्ट व मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस जो आपके सामने ये व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। मैंने लगा रखा, टैग कर रखा है, जो किताब कर रखी है, इसके अलावा भी और कुछ प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन। संसद, जो संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री प्रणाली व राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली होती है, वह कार्यपालिका व विधायिका के बीच में संबंधों के आधार पर जो लोकतांत्रिक शासन के दो रूप होते हैं। मतलब संसदीय प्रणाली व जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, वो आपके सामने जो कार्यपालिका और विधायपालिका के जो संबंध होते हैं, उसके आधार पर जो अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। समझ में आ गया आपके सामने, जहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है इसके ऊपर अपन बात करेंगे। देखो क्या होता है आपके सामने, संसदीय प्रणाली क्या होती है, जिसपे आपके सामने जो संसद है उसकी सारी की सारी चलती है। भारत है, भारत में एक राष्ट्रपति है आपके सामने, लेकिन चलती किसकी ज्यादा, संसद की। सारे कानून संसद निर्माण करती है ना। सारे आपका जो उसका मुखिया प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। सभी चीजें आपके सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके हाथों में होती है, जो संसदीय प्रणाली में संसद के हाथों में होती है। समझ में आ गया। राष्ट्रपति प्रणाली होती है, भारत में संसदीय प्रणाली है। अब अमेरिका में आपको कभी प्रधानमंत्री का नाम पता है कि आपको कौन है अमेरिका प्रधानमंत्री, नहीं जानते हो। वहां पे अपन राष्ट्रपति को जानते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की प्रणाली है। वहां पर सत्ता किसके, शक्ति किसके हाथों में होती है, शक्ति व सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में होती है। और वो जो शासन प्रणाली है वो आपके सामने मजबूत हुआ सुदृढ़ प्रणाली है। पहला पॉइंट आपके सामने अंतर की बात करें, पहला है कार्य प्रणाली का स्वरूप। कैसी कार्य प्रणाली देखने को मिलती है आपके सामने, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति, राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्र जो आपके सामने। मतलब जैसे अलग अलग उदाहरण बताऊं, संसदीय प्रणाली भारत में भी है। संसद ने क्या किया, लोकसभा राज्यसभा से क्या हुआ, कोई बिल पास हुआ, कोई कानून पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास अंतिम अधिकार होता है, वो उसको रोक सकता है, वापस भेज सकता है या फिर पास कर सकता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो पहले आपके सामने किसके हाथों में सत्ता है, संसद के हाथों में भी सत्ता है और राष्ट्रपति के हाथों में भी सत्ता है। अब आपके सामने अपन ब्रिटेन में चले जाते हैं, वहां पर क्या राष्ट्रपति का पद नहीं देख के किसका पद देखने को मिलता है आपके सामने, राजा का पद देखने को मिलता है। राजा भारत में जो राष्ट्रपति है ना, वो ब्रिटेन के राजा के पद से ही उसको लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति की जितनी पास शक्तियां उतने ही वहां के राजा के पास भी शक्तियां होती है। वही सेम प्रारूप है, वहां से संविधान संशोधन होकर उनके पास जाता है, वो चाहे तो उसमें बदलाव वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। अब राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है वो नहीं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जहां पर राष्ट्रपति मुख्य होता है। तो उसमें क्या होता है, एकल कार्य प्रणाली है, एक ही व्यक्ति के हाथों में सबसे ज्यादा शक्ति देखने को मिलेगी, वो राष्ट्रपति होगा। उसी के हाथों में वास्तविक और नाममात्र का प्रमुख होता है आपके सामने, उसके हाथों में सारी सारी शक्तियां देखने को मिलती है। समझ में आ गया। और अगर राष्ट्रपति सबसे ज्यादा प्रमुख शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बाकी अगर कोई व्यक्ति है प्रमुख है तो वो नाममात्र का होगा, उसका कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। जवाबदेही की बात करें कि जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें कौन किसके प्रति जवाबदेही होता है। कार्य प्रणाली, मंत्री परिषद होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। भाई जो मंत्री परिषद है ना वो संसद के प्रति जवाबदेही है। भारत के जितने मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही। किसमें लिखा गया, संविधान में लिखा गया। मतलब उस संसद पटल में लोकसभा में बैठे हुए जितने जो मंत्री हैं, जितने जो लोग हैं, वो उन मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं कि साहब आपने जो हमारा हाईवे का निर्माण किया था उस हाईवे में ये कमियां है, आप जवाब दो। और देना पड़ेगा वहां पर बैठे हुए मंत्रियों को, वहां पर बैठे हुए सभी जो मंत्री परिषद है उसको। स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ी है तो पूछ सकते हो। तो सभी लोगों को लोकतांत्रिक परंपरा में क्या होता है, जो मंत्री परिषद है वो जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें वो संसद के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। उसमें प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ सकता है, बाकी की जितनी मंत्री परिषद है उसको भी जवाबदेही तय करनी होती है। अच्छा, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है ना वो चाहे तो अपने फैसले क्या करता है, अपने हिसाब से लेता है, वो आपके सामने संसदीय प्रणाली के प्रति क्या जवाबदेही नहीं होता आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से। संबंधों की बात करें, कार्यपालिका
विधायिका निम्न सदन से चुनी जाती है, गहराई से जुड़ी होती है। मतलब जो कार्यपालिका होती है, जो विधायिका होती है, वो क्या होती है आपके सामने जो सबसे निचला सदन होता है उससे जुड़ी होती है, आपके सामने जो लोकसभा होती है उससे, या फिर जो आपके सामने राज्य सरकार होती है उसमें विधानसभा होती है उससे जुड़ी होती है। तो जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो डायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सरकार के बनाई गई नीतियों पे क्या होते हैं आपके सामने भाग लेते हैं। कार्यपालिका व विधायपालिका पृथक होते हैं। मतलब कार्यपालिका और विधायपालिका में दोनों में अंतर देखने को मिलता है राष्ट्रपति की प्रणाली में। मतलब विधायपालिका चाहे तो अपने अलग नियम बना सकती है और कार्यपालिका अपने अलग काम कर सकती है। स्थायित्व की बात करें, कौन सी सरकार ज्यादा मजबूत होती है, तो जो संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है वो कम स्थिर होती है भाई। क्यों? गठबंधन की सरकार थी, दूसरे वाले ने गठबंधन तोड़ दिया तो सरकार क्या हो गई, गिर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के साथ क्या हो सकता है आपके सामने, सरकार है वो गिर सकती है। और जहां पर राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता में होता है उसकी सरकार अधिक दिनों तक चलती है आपके सामने। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री परिषद और संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। समझ में आ गया आपको? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख व्यक्ति होता है। मतलब सरकार का मुखिया कौन होता है आपके सामने, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसी के पास सारी शक्तियां होती हैं, वही सारी जवाबदेही तय करता है किसमें, संसदीय सरकार में। राष्ट्रपति की जो शासन प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता है, राष्ट्रपति ही सबसे प्रमुख होता है। वही जो फैसले लेता है वही फैसले लागू होते हैं, वही जनता के ऊपर क्या होता है, सारी की सारी चीजें हैं, फैसले लेने का, नीति का निर्माण करने का, अपनी सरकार चलाने का, मंत्री परिषद का, सभी का ध्यान कौन रखता है, राष्ट्रपति है वो ध्यान रखता है। मंत्रियों की सदस्यता, मंत्री विधायिका के सदस्य होना अनिवार्य होता है। मतलब जो जितने भी मंत्री होंगे वो आपके सामने क्या होंगे, संसद के जो लोकसभा या राज्यसभा से चुने हुए होने चाहिए। अगर नहीं चुने होंगे तो 6 महीने बाद में उनको 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनना होता है। समझ में आ गया? और इसमें कोई जरूरी नहीं होती संसदीय प्रणाली में। अब आपको पता भाई इलोन मस्क भी मंत्री था इसके जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसके अंदर, लेकिन क्या वो किसी पद से चुन के आया था? नहीं चुन के आया था। तो वहां पर कोई मंत्री होते हैं, वो जरूरी नहीं कि विधायपालिका के सदस्य हो तो जरूर ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण की बात करें भाई, संसदीय प्रणाली भारत, ब्रिटेन, जापान व कनाडा जैसे देशों में देखने को मिलती है। और राष्ट्रपति की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व मेक्सिको जैसे देशों में देखने को मिलती है। किसे अधिक लोकतंत्र मानते हैं? मतलब दोनों जो सरकार होती है उसमें सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक सरकार किसकी होती है, कौन सी होती है आपके सामने? तो आप सभी को पता है, जितने भी आपने पॉइंट पढ़े इसमें आपको पता चल गया संसदीय शासन प्रणाली है ये ज्यादा लोकतांत्रिक होगी। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है और लोकसभा में इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं आपके सामने। भाई आपके क्षेत्र का एमएलए खड़ा होकर सवाल पूछ ले कि हमारे जो क्षेत्र में सड़क बनाई थी, हाईवे बनाया था, वो सही से नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से पूछ ले कि आप हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ोतरी कीजिए, तो उनको जवाबदेही तय करनी पड़ती है। तो यही है आपके सामने सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करें तो कौन सी होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है। उत्तरदायित्व की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका मंत्री परिषद को प्रतिदिन विधायिका व संसद के प्रति जवाबदेही रहना पड़ता है। मतलब जब भाई पर्सन जो आपके सामने जब लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, तो उस समय संसद के प्रति जवाबदेही रहना पड़ता है सारी की सारी मंत्री परिषद को, जिसमें विपक्ष प्रश्नकाल करता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है, शून्यकाल और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रहता है। मतलब विपक्ष भाई आपके सामने सवाल पूछ सकता है मंत्रियों से, शून्यकाल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अल्प मत में है सरकार, उनके पास बहुमत नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, उनको सरकार को गिराया जा सकता है, विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहा है सरकार, तो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह निरंतर जवाबदेही से अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। मतलब लगातार अगर आप जवाबदेही तय करते रहते हो इस प्रकार की चीजें लाकर, तो इससे सरकार और ज्यादा लोकतांत्रिक बनती है। अगले वाला पॉइंट है जनता की इच्छाओं का अधिक प्रतिनिधित्व है।
कार्यपालिका सीधे तौर पर बहुमत दल या गठबंधन में आती है जिसे जनता ने चुना होता है। मतलब भाई संसदीय सरकार में कौन सरकार बनाता है, सत्ता में कौन होता है, भारत में कौन, भाई जिसके पास जितने ज्यादा एमएलए होंगे वही सरकार बनती है। तो यही है, कार्यपालिका सीधे तौर पर बहुमत दल या गठबंधन में आती है जिसे जनता चुनती है। मतलब वही सरकार आपके सामने देखने को मिलेगी, वही सरकार या वही पार्टी सत्ता में देखने को मिलती है जिसको जनता सबसे ज्यादा वोट देती है। तो इससे क्या, जनता की इच्छाओं का सीधा व त्वरित प्रतिनिधित्व होता है। इससे क्या होता है, जनता की जो इच्छाएं होती हैं वो सीधे के सीधे आपके सामने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती हैं आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने संघर्ष का अभाव। कार्यपालिका व विधायिका के बीच में जो संबंध है वो मधुर होते हैं जिसके कारण नीतियों का निर्माण में संभावना कम होती है। तो भाई कार्यपालिका जो आपके सामने सरकार की बनाई गई नीतियों को लागू करने काम करती है, वो किसके नीचे काम करती है, विधायपालिका के जो सत्तारूढ़ दल उसके नीचे काम करती है। तो भाई उनको क्या, उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में संबंध भी अच्छे होते हैं। तो इससे नीतियों का जो निर्माण है उसमें वो बहुत जल्दी लागू हो सकती है, उसमें कोई संघर्ष नहीं होता है और शासन बहुत अच्छे से चलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने वैकल्पिक सरकार की संभावना। यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो जाता है तो बिना चुनाव के भी दूसरी सरकार बनाने की क्या होती है, संभावना रहती है। भाई एक गठबंधन की सरकार थी, उसने क्या किया, गठबंधन तोड़ के दूसरे के पास चले गए और वहां पे सरकार बन गई। तो इससे क्या होता है आपके सामने, जो अगर कोई एक सरकारी बहुमत में रहे, जरूरी नहीं है कोई दूसरी सत्तारूढ़ दल है वो भी आपके सामने सत्ता में आ सकता है। इसमें पॉइंट दिया गया, हालांकि राष्ट्रपति प्रणाली शक्ति के पृथक्करण के कारण अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है, लेकिन जवाबदेही के सिद्धांतों में संसदीय प्रणाली से पिछड़ जाती है। मतलब शक्तियां सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, आपके सामने जो राष्ट्रपति प्रणाली उसमें ज्यादा शक्तियां होती हैं, लेकिन जनता की जवाबदेही तय करने की बात आती है तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, ज्यादा लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से चलते हैं। इसलिए क्या होता है आपके सामने, वो सरकार ज्यादा क्या होती है आपके सामने, ज्यादा जवाबदेही होती है, जनता के प्रति सारे काम करती है। संसदीय प्रणाली में सरकार का अस्तित्व भले ही एक दोष हो, लेकिन ये अस्थायित्व जनता के प्रति जवाबदेही उत्तरदायित्व की गारंटी भी देता है। मतलब चाहे सरकार आपके सामने अस्तित्व भले ही दोष हो, मतलब जरूरी नहीं कि सरकार स्थिर रहे संसदीय प्रणाली में, लेकिन ये जनता के लिए फायदेमंद भी है। क्यों, कोई भी सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो जनता उसको हटा सकती है, दूसरे दल को क्या ला सकती है। साथ के साथ ये गारंटी भी देता है कि लोकतंत्र सिद्धांतों से अधिक निकट रहता है। साथ के साथ लोकतंत्र इससे क्या होता है, और मजबूत बना रहता है। तो ये था आपके सामने जो संसदीय व राष्ट्रपति प्रणाली के जो बीच में अंतर था उसको विस्तार से बताया मैंने। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उनके बीच में अंतर बताइए। तो दोनों चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे। व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी बार व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न आता है, काफी बार उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा और उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहां पर जाकर जो फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च करोगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना। वहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के नाम से। उस पीडीएफ को जाकर पढ़ लेना, फ्री में डाल रखी है मैंने, कोई पैसे नहीं लगे, किसी से फ्री में जाकर पढ़ लेना। अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। किसका, प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूँ आपके सामने, वहां से जाकर सारा का सारा कंटेंट है वो फ्री में जाकर पढ़ सकते हो। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट व मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू जो शॉप वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना जितना जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं आपके सामने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान में विकसित हुआ एक बौद्धिक आंदोलन है। यह राजनीति का एक शुद्ध विज्ञान बनाने पर जोर देता है। मतलब व्यवहारवाद क्या है, नाम से समझो, कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करने के बारे में होता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई,
अमेरिका है वो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या लेता, भाग लेता है। और उसके बाद में जो राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध जैसी चीजें अभी तक 100 साल होने की तरफ है। जो आपके सामने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 100 साल हो चुके हैं, अभी विश्व युद्ध जैसी चीजें नहीं देखने को मिली है। और 60-70 साल आपके सामने द्वितीय विश्व युद्ध से भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में आपके सामने जो राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया, और उसी राजनीतिक के बदलाव को समझने के लिए जो राजनीतिकविद हैं उन्होंने क्या कहा कि अब जो राजनीति विज्ञान है इसको पूर्ण रूप से अपन क्या करना चाहिए, विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहिए आपके सामने, ताकि हम विस्तार से एक बौद्धिक लोगों के व्यवहार है उसको अच्छे से समझ सकें। आज जो आप एग्जिट पोल देखते हो, आप जनता का मूड देखते हो, आज आपके सामने जो डाटा देखते हो, वो इस व्यवहारवाद का ही देन है। समझ में आ गया? ये आपके सामने व्यवहारवाद है, वो लोगों को अध्ययन करने पर ज्यादा जोर देता था। इसने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में पढ़ने पर, अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया है। ये एक प्रकार का कैसा है, बौद्धिक आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है आपके सामने इसकी? पहला पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर। इसका मुख्य लक्ष्य राजनीति के अध्ययन में सटीक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना व लागू करना है। व्यवहारवाद का आपके सामने क्या मुख्य लक्ष्य है? राजनीतिक पद्धतियों को लागू करना। मतलब इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जो राजनीति है उसके अध्ययन किया जाए, उसके सटीक जो आपके सामने वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसको सही से लागू किया जाए, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे कि कौन सा वर्ग है, आप देखते हो ना कि ये जो सरकार है ये महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है, ये युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहता है, वो अपना सर्वे कराती है, हर जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपना सर्वे कराती है, और उसे पता चलता है कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसको मतदान देने वाले व्यक्ति कौन से हैं, कौन से आयु वर्ग के हैं। क्या वो आपके सामने युवा है, क्या वो महिलाएं हैं, क्या वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो एक्स जाति के हैं, कोई वाई जाति का है, कोई ए जाति का है। जिस जाति के उसी पर वो ज्यादा जोर देते हैं, उसी पर ज्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो यही है, इसी चीज से क्या होता है, ये जो सब चीजें जो व्यवहारवाद, जो आज पूरी की पूरी चीजें जो डाटा चलता है ना राजनीति में, वो इस व्यवहारवाद का ही देन है। समझ में आ गया? ये राजनीति के संपूर्ण अध्ययन करने की बात करता है डाटा के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है व्यवहार का केंद्रण करना। यह संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों के समूह के अवलोकन, उनके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की पर केंद्रित है। मतलब यह क्या करता है, पूरी की पूरी संस्थाओं के अध्ययन की बात नहीं करता है, बल्कि एक एक व्यक्ति व समूह की बात करता है। संस्था कैसे? कोई जाति हो गई, कोई महिला पुरुष, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये क्या संस्था है, राजनीतिक विज्ञान की संस्था है। इनके अध्ययन की बात नहीं करता, ये कहता है कि एक एक व्यक्ति की बात करो और एक एक समूह की बात करो, छोटे छोटे वर्गों की बात करो आपके सामने। समझ में आ गया? तो इससे क्या आता है, एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर निकल के आता है। आयु वर्ग में भी आप देखते हो ना कि पुरुषों में भी खास करके आपके सामने इस जाति के या फिर इस आपके सामने जो इस धर्म के लोग आपके खास फैन फॉलोइंग है, इस आयु वर्ग की खास फैन फॉलोइंग। तो इतना डिटेल में आपके सामने व्यवहारवाद में अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अवलोकनीय राजनीतिक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। हर छोटी छोटी चीजों का समझ में आ गया आपके सामने। महिलाएं हैं, चलो महिलाएं तो ठीक है, महिलाओं में भी कौन सी जाति की महिलाएं आपको ज्यादा सपोर्ट करती हैं, कौन सी धर्म की ज्यादा करती हैं, कौन से आयु वर्ग की ज्यादा महिलाएं आपको सपोर्ट करती हैं, इतना डिटेल में जाकर अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, व्यवहार के केंद्रीकरण के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, मूल्य मुक्त अध्ययन करना। व्यवहारवादियों का मानना है कि अनुसंधान को नैतिक मूल्यों, आदर्शों व दर्शन से मुक्त होना चाहिए। एक अच्छा व्यवहारवादी, अच्छा वैज्ञानिक क्या कहेगा, एक अच्छे वैज्ञानिक की क्या सोच होती है कि हम जो रिसर्च करते हैं उसमें कोई नैतिकता नहीं होनी चाहिए। नैतिकता मतलब ये नहीं कि आपके सामने महिलाओं से प्रश्न नहीं पूछोगे, प्रश्न जो आपके सामने जातियों से नहीं पूछोगे, आधार पे प्रश्न नहीं पूछोगे, नहीं नहीं, हर चीज को लेकर चलना आपको। साथ के साथ आपके सामने आपकी जो विचारधाराएं हैं, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक, चाहे आदर्श के रूप में, चाहे दर्शन के रूप में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। एक वैज्ञानिक, एक व्यवहारवादी का यही होता है कि रिसर्च करते समय हर पैमाना जो उसको दिया गया है उस पर जाकर वो रिसर्च करे। सर्वे की जा रही है,
उसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपको अगर कोई एक कम्युनिटी है वो आपको वोट नहीं देती है तो आप उनसे प्रश्न नहीं पूछोगे, नहीं, आपको उनके भी प्रश्न पूछने हैं। तो यही है, एक अच्छे अनुसंधान, एक रिसर्च करने वाले व्यक्तियों को मूल्य से मुक्त होना चाहिए, वैल्यू फ्री स्टडी करनी चाहिए, जिसमें कोई आदर्श नहीं होने चाहिए, कोई मूल्य नहीं होने चाहिए, कोई दर्शन है, सिद्धांत वो नहीं होने चाहिए, ताकि जो अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ बना रहे, अध्ययन का महत्व है वो बना रहे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट है सत्यापन और प्रमाणीकरण। यह उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करता है जिनका अनुभव जन्य रूप से सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जा सकता है। मतलब ये किन सब तथ्यों को स्वीकार करने की बात करता है जिनको आपके सामने क्या अनुभव जन्य, मतलब रिसर्च के माध्यम से और सत्यापन के माध्यम से चीजों को क्या किया जा सकता है, प्रमाणीकरण किया जा सकता है, उनको सर्टिफाइड किया जा सकता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है तकनीक का महत्व। यह अध्ययन में सटीक तकनीक, मेथड व विषय वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से चीजों को रिसर्च करने की बात करते हैं कि सही सही से तकनीक लगाई जाए। जैसे आज के समय हो सकता है कोई भी व्यक्ति है, वो आप उससे फेस टू फेस बातें करो, वो आपके सामने ऐसा नहीं पता चलेगा किसका कौन सी पार्टी को वोट देगा, लेकिन 2 मिनट उसका यूट्यूब चैनल खोल लो, कौन सी पार्टी के ज्यादा वीडियो देख रहा है तो आपको पता चल जाएगा ये इस पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति की विचारधाराओं का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एकदम सटीक अध्ययन करना। हर विषय वस्तु को ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। हर तकनीक का उपयोग लगाकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इसी को क्या कहा जाता है, तकनीक के महत्व के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अनियमितताएं और सामान्यीकरण। ये राजनीतिक व्यवहार में पाई जाने वाली अनियमितताओं को खोजकर सिद्धांत निर्माण करने का प्रयास करती है। मतलब जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसके व्यवहार में जो अलग अलग प्रकार की जो कमियां पाई जाती है, उन सभी कमियों को खोजकर उनके सिद्धांतों को निर्माण करने के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया कैसे राजनीतिक विज्ञान में कौन सी कमियां थी, कौन से आपके सामने सिद्धांत निर्माण में जो प्रयास किए गए थे, इन सभी चीजों को अच्छे से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यवहारवाद। अब अपन आगे बढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। 1960 के दशक में व्यवहारवाद की अपर्याप्तता और शीत युद्ध जैसे संकटों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। यह व्यवहारवाद के वैज्ञानिकता को स्वीकार करता है लेकिन संकीर्ण व मूल्य मुक्त दृष्टिकोण का विरोध करता है। मतलब जब व्यवहारवाद है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुआ, पूरी तरीके से एकदम वैज्ञानिक ढंग से चीजों को समझने की बात करता था, लेकिन सिद्धांतों की बात नहीं करता था। ना कोई मूल्यों को मानता था, ना कोई सिद्धांतों को मानता था। तो तभी निकल कर आता उत्तर व्यवहारवाद, जो किसकी बात करता है, जो कमियां रह गई व्यवहारवाद के अंदर, समझ में आ गया, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। और इसका उदय है वो क्या होता है आपके सामने, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व युद्ध तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक शीत युद्ध देखने को मिला सोवियत संघ के बीच में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो उस संयुक्त जो शीत युद्ध है उसके अंदर किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्थाएं काम कर रही थी उनको समझने के लिए, क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से आप नहीं समझ सकते, कूटनीति के तहत भी चीजों को समझना पड़ रहा था। अमेरिका के कुछ जो जासूस है वो आपके सामने रशिया में जो सोवियत संघ है वहां पर जाकर चीजों को समझ रहे थे, सोवियत संघ वाले अमेरिका में जाकर चीजों को समझ रहे थे। तो वहां पर पूर्ण रूप से आप वैज्ञानिक ढंग को नहीं अपना सकते, तभी उत्तर व्यवहारवाद क्या हुआ आपके सामने शुरू हुआ। इसकी खासियत यही है कि यह वैज्ञानिक ढंग है जो व्यवहारवाद का उसको स्वीकार करता है, लेकिन उसके जो संकीर्ण, छोटा और मूल्यों को, जो सिद्धांतों को नहीं मानने की बात है, उसको पूरी तरीके से दरकिनार करता है, पूर्ण रूप से उसका विरोध करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। मतलब उत्तर व्यवहार मिला जुला रूप है जिसमें वैज्ञानिक ढंग भी आएगा, जिसमें आपके सामने जो मूल्य सिद्धांत भी आएंगे। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, क्रेडो ऑफ रेवल्स की बात करें, प्रासंगिकता की बात करें आपके सामने, इसका जोर शोध की प्रासंगिकता होना है। शोध को समाज की ज्वलंत समस्याओं जैसे गरीबी, युद्ध, न्याय के समाधानों से जोड़ना है। अब देखो उसमें हर चीज क्या है, ज्यादातर वैज्ञानिक चीजों पर बात की जाती थी। यहां पर क्या है, शोध को प्रासंगिक, मतलब जनता के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। जो राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन किया वो व्यवहारवाद किसकी बात करता था, जनता का मूड कैसा है, जनता क्या करना चाहती है उसकी बात करता था। ये किसकी बात करता है कि जनता के लिए जो अध्ययन कर रही है उनके लिए कितना उपयोगी है,
उनके लिए भी उपयोगी होने चाहिए। सिर्फ सरकारों का ही थोड़ी कोई काम है, जनता का भी तो कुछ अधिकार है। तो जनता के जो अधिकारों का बताने का प्रयास किया गया, जिसमें जो रिसर्च है उसको प्रासंगिक रिलेवेंट बनाने का कार्य किया गया। जिसमें क्या हुआ, जैसे कि कितनी कोई राज्य है, कोई प्रशासन है, उसमें कितनी गरीबी है, युद्ध से लोग कितने पीड़ित हैं, लोगों के खिलाफ कितना अन्याय देखने को मिल रहा है, उस अन्याय को कैसे दूर किया जाए, इन सभी प्रकार की जो चीजें हैं उनको बताने का प्रयास किया गया, प्रासंगिक चीजों को बनाने का प्रयास किया गया। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है क्रम और क्रियाओं पर जोर। यह निष्क्रिय ज्ञान देने के बजाय ज्ञान को क्रम में बदलने पर जोर देता था। समझना, आप अच्छे से समझना बहुत जरूरी है आपके सामने। यह किस चीज पर जोर देता था? निष्क्रिय ज्ञान पे बिल्कुल जोर नहीं देता था, बल्कि ज्ञान है उसको क्रम में बदलने पर जोर देता था। मतलब जो ज्ञान है कोई व्यक्ति के पास, उसको क्रम में बदलो। समझ में आ गया? मतलब जैसे आप अध्ययन करके लाए कि कोई क्षेत्र है, कोई एक राज्य है, जैसे आपके सामने राजस्थान में कोई एक क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा गरीबी है, शिक्षा की कमी है, तो वो सरकार को बताओ वो डाटा कि आपको वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी को दूर करना है, आपको उस पर शिक्षा पर जोर देनी है। तो ये डाटा जो आपके सामने आया है, जो आपके सामने जो सर्वे हुआ है, उसका वैज्ञानिक ढंग से उसका जनता के उपभोग में भी काम में आ गई। समझ में आ गया ना? अच्छे से समझना। इसका प्रमुख उदाहरण क्या? जनगणना। जनगणना की जाती है भारत में, वैज्ञानिक ढंग से राजनीतिक चीजों को समझा जाता है और उसी से क्या नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? आपके सामने जो ज्ञान है उसको क्रम में बदलने के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है मूल्यों की पुनः वापसी। व्यवहारवाद ने मूल्यों की जो भूमिका को स्वीकार किया है। उत्तर व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद है वो मूल्यों सिद्धांतों को नहीं मानता था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने माना कि सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए, मूल्यों के तहत काम करना चाहिए। यह उनका तर्क था, मूल्यों के बिना वैज्ञानिकता दिशाहीन है। अगर आप कोई समाज है उसकी संस्कृति को नहीं समझोगे, कोई जाति है उसकी संस्कृति को नहीं समझोगे, आयु वर्ग है भाई, जो युवा वर्ग है उसके लिए बेरोजगारी की समस्या है, बूढ़ों के लिए बेरोजगारी की समस्या नहीं, उनके लिए पेंशन की समस्या। हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के आपके सामने मूल्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो आप बिना मूल्यों के, बिना सिद्धांतों के अगर आप तर्कों को रखोगे तो वो दिशाहीन होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए उत्तर व्यवहार ने किस चीज पर जोर दिया? मूल्यों की भूमिकाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अगले वाला पॉइंट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। यह राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करने व सामाजिक आलोचना करने की आह्वान करता है। क्या करता है? राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनको समाज की जो नैतिकता होती है उसकी प्रहरी करना, मतलब उनको अच्छे से संजो के रखना, साथ के साथ उनकी आलोचना करना। मतलब जो राजनीतिक वैज्ञानिक है ना, उनका क्या काम है कि वो जनता की जो नैतिकता उनको भी समझे, और जो समाज में जो कमियां हैं, जैसे समाज में कोई रूढ़ियां हैं, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, आज भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, आपके सामने जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की जो सामाजिक जो कमियां है उसकी आलोचना करने का भी कार्य है। और जनता की जो नैतिकता है, जनता की जो विचार है, जनता की जो आपके सामने जो समझ है, जनता के जो विकास के लिए चीज चाहिए, उनको सरकारों को, सत्ता को बताने का भी काम किसका है? राजनीतिक वैज्ञानिकों का कार्य है। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? प्रौद्योगिकी की बात करें आपके सामने, यह तकनीक की तुलना में शोध के अध्ययन और विषय वस्तुओं के पर अधिक महत्व देता है। किस चीज पर ज्यादा जोर देता है आपके सामने? यह आपके सामने ज्यादा महत्व देता है शोध का क्या उद्देश्य रहा और किस विषय पर आपके सामने शोध किया गया, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आपके सामने व्यवहारवाद वैज्ञानिक ढंग है राजनीतिक विज्ञान को समझने का। उत्तर जो व्यवहारवाद है वो किसकी बात करता है आपके सामने? वो बात करता है वैज्ञानिक ढंग तो अध्ययन करो ही, प्लस आपके सामने वैज्ञानिक ढंग के साथ साथ नैतिकता को भी साथ लेकर चलो। अब इसमें अंतर की बात करें, थोड़ा सा आपके सामने टेबल है वो सही से नहीं बनी है, लेकिन फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आधार, कब से व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद है उसके कब, सबसे पहले समय, किस समय में आपके सामने उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है, किस समय आपके सामने व्यवहारवाद की शुरुआत होती है।
व्यवहारवाद की शुरुआत है वो 1940 से लेकर 1960 के दशक में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है व्यवहारवाद? 1940 से लेकर 1960 के दशक में व्यवहारवाद है उसका अध्ययन है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। इसकी उत्तर व्यवहारवाद कब देखने को मिला? 1960 के बाद में, शीतकालीन युद्ध के बाद में उत्तर व्यवहारवाद है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। व्यवहारवाद 1940 से 1960 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखने को मिला। किन किन चीजों पर फोकस करता है व्यवहारवाद? किस चीज पर फोकस करता है? वैज्ञानिक अध्ययन पर, वैज्ञानिक तकनीकी और पद्धति के आधार पर चीजों को समझने पर बात करता है आपके सामने कौन? व्यवहारवाद। समझ में आ गया? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर चीजों को समझने की बात करता है। अगला है सामाजिक प्रासंगिक और कार्रवाई करने की बात करता है। किसकी बात करता है उत्तर व्यवहारवाद? सामाजिक चीजों को अच्छे से समझा जाए। समझ में आ गया आपके सामने? सामाजिक जो प्रासंगिकता है उसकी कार्रवाई की बात करने की बात करता है कौन आपके सामने? उत्तर व्यवहारवाद। मतलब समाज में लोगों को किन किन सब चीजों की जरूरत है, लोगों का कैसा मूड है, लोग क्या करना चाहते हैं, लोगों के कहाँ जो समाज में कमी है, इन सब चीजों की सामाजिक जो व्यवहार की व्यवस्थितता है उसकी बात करता है। मूल्यों की बात करें तो व्यवहारवाद तो आपको पता है भाई मूल्यों की बात ही नहीं करता, वो कहता है सिद्धांतों, मूल्यों को, नैतिकता को क्या कर दो आपके सामने जो अध्ययन के जो मूल्यों मुक्त मतलब उनको दरकिनार कर देता है, उनकी बात ही नहीं करता कि भाई उनका कोई महत्व नहीं है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद किसकी बात करता है? मूल्यों को जनता के बीच में रखना चाहिए, मूल्यों की स्वीकारता को स्वीकार करता है और उसकी आवश्यकताओं पर भी बल देने का कार्य करता है। उद्देश्यों की बात करें, राजनीतिक विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना। मतलब व्यवहारवाद का क्या काम है कि राजनीतिक विज्ञान है इसको सिर्फ अपन किस चीज पर ज्यादा जोर दें? वैज्ञानिक ढंग से चीजों को बनाने पर ज्यादा जोर दें, वैज्ञानिक ढंग से ज्यादा अध्ययन करने पर जोर दें। तो व्यवहारवाद किसकी बात करता है? राजनीतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने की बात करता है। किसको? राजनीतिक विज्ञान को। और उत्तर व्यवहारवाद किसकी बात करता है? सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की। गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को कैसे हटाया जा सकता है, सरकार जो जनता है वो सरकार को बदलना चाहती है, वो क्यों बदलना चाहती है, इन सब चीजों की जो सामाजिक समस्याओं को हटाने की बात कौन करता है? उत्तर व्यवहारवाद करता है। ऐसे याद कर लो, व्यवहारवाद है ना लोगों के व्यवहार का उत्तर देने का काम करता है उत्तर व्यवहारवाद। नारा क्या रहता है? तकनीक का महत्व। मतलब जो व्यवहारवाद है उसमें तकनीक को ज्यादा महत्व किसमें दिया जाता है? व्यवहारवाद में तकनीक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। समझ में आ गया? और इसमें किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है? सार को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रकृति में रूढ़िवादी व तथ्यात्मक है, पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलता है व्यवहारवाद। क्यों? क्योंकि प्राचीन है, थोड़ा पुराना है, तो पुरानी व्यवस्थाओं को ज्यादा लेकर चलता है, तथ्यों को, वैज्ञानिक ढंगों को ज्यादा चीजों को लेकर चलता है। उत्तर व्यवहारवाद प्रगतिशील है, वक्त के साथ बदलने वाली चीजों के साथ है और आलोचनात्मक चीजों को साथ लेकर चलता है। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से कि व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर, आपके सामने क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति की अवधारणा, सत्ता के स्रोत व उनके प्रकारों के बारे में बताइए। मतलब शक्ति की अवधारणा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, सत्ता और उसके स्रोत क्या होते हैं, उनके जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर जो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ही आपको पीडीएफ है वो फ्री में देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? और फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, शक्ति की अवधारणा की बात करें आपके सामने, राजनीतिक विज्ञान है उसमें शक्ति क्या एक प्रकार की मूलभूत अवधारणा होती है।
मतलब राजनीतिक विज्ञान में आपके सामने कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति से पूछे, भाई राजनीतिक विज्ञान को बाद में बात करेंगे, राजनीति की बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है, चाहे वो सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, क्यों करना चाहता है भाई? वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। शक्ति को प्राप्त करके वो सत्ता में आना चाहता है, और जो व्यक्ति सत्ता में होता है वही क्या करता है? शक्ति का उपभोग करता है। समझ में आ गया? तो राजनीतिक विज्ञान की अगर नींव समझ सकते हो, जैसे कोई घर होता है, उसकी नींव किस पे टिकी होती है? नींव पर ही सारा घर टिका होता है ना, है ना? नींव पर क्या टिका रहेगा? नींव पर ही सारा घर टिका रहता है। उसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान ही शक्ति पर टिकी हुई है, ये उसकी बैकबोन है। पावर इज द बैकबोन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। समझ में आ गया आपके सामने? सरल शब्दों में शक्ति वह क्षमता है जिसे द्वारा ए व्यक्ति बी व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? कोरोना आया आपके सामने, आया, प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे अपने, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सभी को कहा कि आपको 6 बजे ताली और थाली बजानी है, बजाई आपने, है ना? आपने नहीं बजाई तो काफी लोगों ने बजाई होगी। 15 अगस्त पे झंडे लगाने के लिए उन्होंने कहा आपने किया। तो उस व्यक्ति के वो विचार है, व्यक्ति के विचार उनके हैं, लेकिन कर कौन रहा है? अपन सब कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति है। शक्ति वो चीज होती है जो ए व्यक्ति के व्यवहार को क्या कर सकती है? बदल सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं? शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। एमएलए साहब चाहे उनको छुटा लें, जिनको चाहे उनको आपके सामने क्या कर सकते हैं? न्याय दिला सकते हैं। समझ में? भाई आपके गांव का कोई व्यक्ति है, उसको काफी दिन से न्याय नहीं मिल रहा था, एमएलए साहब ने एक फोन मिलाया, तुरंत काम हो गया आपके सामने। समझ में आ गया? तो यही है, ए व्यक्ति के व्यवहार को बी व्यक्ति, ए व्यक्ति की जो विचारधारा वो बी व्यक्ति के व्यवहार को बदल दे अपनी इच्छा के अनुसार, उसी को क्या कहा जाता है? शक्ति के नाम से जाना जाता है। भले ही बी व्यक्ति की इच्छा कुछ और हो, चाहे हम वो काम करना चाहे नहीं करना चाहे, लेकिन वो शक्ति आपको मजबूर कर देगी उस काम को करने के लिए। शक्ति है वो राजनीति का आधार है, केंद्र बिंदु व लक्ष्य माना जाता है। शक्ति होती है वो क्या होती है आपके सामने? जो राजनीति होती है उसका सबसे आधार, सबसे निचला, सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है। और इसी को लक्ष्य को साधकर आपके सामने क्या किया जाता है? जो सत्ता को प्राप्त किया जाता है, राजनीति को समझा जाता है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो सत्ता में आए और सत्ता में आकर शक्ति का उपभोग करे। रॉबर्ट हडल ने क्या कहा आपके सामने? रॉबर्ट डहल ने क्या कहा कि शक्ति क्षमता है जिसके अनुसार कुछ अभिनेताओं को कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? मतलब शक्ति वो चीज है जो आपके सामने किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवा सकती है जो वे अन्यथा नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहे, शक्ति उसको मजबूर कर देती है, शक्ति उसको विचारधाराओं के माध्यम से प्रभावित कर सकती है। शक्ति है वो आपके सामने किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकती है उस काम को करने के लिए। शक्ति में बल प्रयोग का क्षमता निहित हो सकती है। शक्ति में क्या हो सकता है आपके सामने? बल के प्रयोग की जो क्षमता वो निहित होती है, लेकिन ये बल का प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। शक्ति का अर्थ यही नहीं है किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम कराया जाए। शक्ति का अर्थ यह भी होता है कोई व्यक्ति से प्रेम के माध्यम से, कोई व्यक्ति को विचारधाराओं के माध्यम से सही व गलत आपके सामने कार्य कराए जा सकते हैं। लोगों की भलाई के भी कार्य हो सकते हैं। भाई उन्हें जो प्रधानमंत्री हैं जो भारत के, उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया और आज हमारी विचारधाराओं में आज अपन सड़क पे कचरा नहीं फेंकते हैं, बाहर अपना कचरा नहीं फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा वैसी बन गई है। तो यही शक्ति अच्छे काम भी करवा सकती है और शक्ति अगर गलत दिशा में लग जाए तो गलत कार्य भी करवा सकती है। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे सत्ता के स्रोत और जो सत्ता के स्रोत कौन कौन से आपके सामने और उनकी वैधता कैसी है। जब शक्ति कानून, परंपराओं व सहमति से वैधता मिलती है, मतलब शक्ति को जब क्या होता है लोगों के द्वारा, जब शक्ति कानून के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, वह जनता की सहमति के हिसाब से काम करे। मतलब भारत भी एक देश है। भारत में क्या होता है? जनता जो चाहती है वही सरकार बनती है और सरकार को किस तरीके से काम करना पड़ेगा उसके मन में आ गई वैसे नहीं कर सकती। कानून के हिसाब से काम करेगी, परंपराओं के हिसाब से काम करेगी, वरना क्या जनता और सरकार को पलट सकती है, न्यायालय उनके फैसलों को खारिज कर सकती है, कार्यपालिका काम करने से मना कर सकती है। तो हमारे भारत में जो शक्ति है उसकी वैधता होती है। अगर कोई भी शक्ति है
वो कानून परंपरा व जनता की सहमति से काम करे तो क्या हो गई, वही सत्ता बन जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, सत्ता के नाम से जाना जाता है। अब किम जोन है, शक्ति तो उसके पास भी है, क्या वो कानून को मानता है, नहीं मानता है, ना कोई परंपराओं ना कोई वैधता को मानता है। वो क्या है, सत्ता में तो बना हुआ है, लेकिन वो एक मजबूरी है जनता की, उसको वो रखना नहीं चाहते। कानून और नियम। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संविधान है। अगर आपके सामने जो वर्तमान समय के जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं, संविधान है, जो कानून और स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं हैं। साथ के साथ क्या है, संविधान के अंतर्गत जितने कानून दिए गए हैं, जितनी जो कानूनी प्रक्रिया बनाए गए, उसके अंतर्गत चलना ही क्या आपके सामने हमारा जो देश है, हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उसके तहत ही आपके सामने कोई भी शक्ति है उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहे वो सब कुछ नहीं कर सकते, उनको भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अधिकारी इसलिए आज्ञा देते हैं क्योंकि उन्हें कानून उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। मतलब कोई अधिकारी हो गया, चाहे कोई विधायक पालिका का कोई व्यक्ति हो गया, वो आपको आज्ञा दे सकता है कोई काम करवाने की। समझ में आ गया। जैसे अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो न्यायालय आपको क्या कर सकती है, सजा सुना सकती है। कैसे सुना सकती है, क्योंकि संविधान ने उनको उस कार्य को करने का, उस आज्ञा को अनुपालना करने का क्या दिया, अधिकार दिया है। लोग कानून के प्रति सम्मान के कारण उनकी आज्ञा मानते हैं, और लोग क्या करते हैं, कानून के प्रति जो उनका सम्मान होता है उस सम्मान के प्रति उनकी आज्ञा मानने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से। परंपराओं की बात करें, प्राचीन या रूढ़िवादी समाज में सत्ता का स्रोत सदियों पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है। मतलब प्राचीन जो हमारी रूढ़िवादी समाज थी उसमें जो सत्ता के जो अलग अलग प्रकार के जो स्रोत हुआ करते थे वो बहुत पुरानी, हमारी जो सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं वहां से वो सारी की सारी विचारधाराएं चली आ रही है। जिससे क्या होता है, रीति रिवाज व धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जहां पर क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज हो गई और जो धार्मिक मान्यताएं हो गई उनको भी साथ के साथ वहां पर रखा जाता है, उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। तो हमारे जो पुरानी प्राचीन जो परंपराएं हैं उसी के हिसाब से धार्मिक परंपराओं के आधार पर ही क्या मान्यताएं चलती हैं। अगले वाला पॉइंट है सहमति व जनमत। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होती है, जनता होती है। अगर जनता की सहमति होगी तभी क्या होगा, आपके सामने कोई काम है वो अच्छे से किया जाएगा। नेता चुनाव के माध्यम से वैधता प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। अगर जनता चाहे तो जनता क्या करती है, सत्ता को पलट सकती है। जनता चाहे तो कोई कानून को खारिज करा सकती है न्यायालय में जाकर या फिर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर। जनता चाहे तो क्या कर सकती है, आपके सामने कोई भी जो उन्हें नई चीज लानी है उसको नए बदलाव को ला सकती है। जनता के हाथों में सारी शक्तियां होती हैं, और यही बदलाव अपने नेपाल और बांग्लादेश में अपन ने देखा था। नेता चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, आपके सामने वैधता प्राप्त करते हैं। जो सत्ता में जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, जनता उन पर मोहर लगाकर भेजती है, भैया आपने अपने गांव का सरपंच चुनाव के माध्यम से चुना, एमएलए एमपी को अपने चुनाव के माध्यम से चुना। तो यही है, नेता कैसे चुनते हैं, आपके सामने चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। जब तक जनता की सहमति और विश्वास बना रहता है सत्ता प्रभावी रहती है। मतलब जब तक जनता की सहमति बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, सहमति है जो सत्ता वो हमेशा चलती रहेगी और उसकी प्रभावी ढंग से वो काम करती रहेगी। समझ में आ गया विस्तार से आपको चीजें। अगले वाला पॉइंट आपके सामने ज्ञान विशेषज्ञता। किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या विशेषज्ञता भी सत्ता का स्रोत हो सकती है। मतलब कोई अलग अलग प्रकार के जो विशेष क्षेत्र है उसमें ज्ञान और जो विशेषज्ञता है वो भी आपके सामने क्या हो सकती है, कोई सत्ता हो सकती है। जैसे कोई वैज्ञानिक हो गया है ना, अगर जैसे वायु प्रदूषण बहुत फैल रहा है दिल्ली में, तो कोई वैज्ञानिक है वो आपको क्या करेंगे, एक वैज्ञानिकों की टीम बना दी जाती है ना, और वो उस वायु प्रदूषण पर अध्ययन करके क्या करेगी, आपके सामने सरकार को बनाएगी कि आपको इस प्रकार की नीतियां लागू करनी चाहिए। सरकार उन नीतियों को लागू करती है। आपने सुना होगा ना, अलग अलग प्रकार की समिति बनाई गई, उस समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया, फिर इस फैसले को लागू किया गया। समझ में आ गया ना आपके सामने। तो यही है जो अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान की जो विशेषज्ञता होती है, लोगों से सलाह लेकर भी उनका उपयोग किया जाता है। सत्ता के प्रकार। सत्ता के प्रकार की बात करें, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 आदर्श प्रकार बताए हैं। मतलब सत्ता के कितने प्रकार होते हैं, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए सत्ता के, जो समाज में वैधता के सत्ता स्रोतों को दर्शाते हैं। कौन से होते हैं आपके सामने 3 प्रकार। पहला प्रकार आपके सामने
तार्किक, पहला प्रकार आपके सामने तार्किक व कानूनी सत्ता, कानून, नियम, तर्क संगतता और स्थापित प्रक्रियाएं। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी विषय वस्तु, वो कैसे चले, कोई भी सरकार कानून के आधार पे चले, नियमों के आधार पे चले और तर्क के आधार पे चले। मतलब कोई भी संस्था है ना, वो कानून व नियम प्रणालियों के आधार पे चले, उसी को किसकी सत्ता कहा जाता है? आपके सामने कानून की सत्ता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? कोई भी सत्ता कानून, नियम व तर्क संगतता के हिसाब से चलती है, उसी को कानून की सत्ता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विशेषज्ञता। यह आधुनिक नौकरशाही और लोकतांत्रिक राज्यों में पाई जाती है। मतलब क्या होता है आपके सामने, जो आज के समय की जो नौकरशाही होती है और जो लोकतांत्रिक राज्यों में मुख्यतः आपके सामने पाई जाती है। कैसे? भारत देश है, कानून के हिसाब से सभी लोग चलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? सभी लोग क्या है, आपके सामने कोई कानून निर्माण हुआ है ना, फिर उस कानून निर्माण को क्या करेंगे, जो नौकरशाही के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसको लागू करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? मन मर्जी नहीं चल सकती, कानून के हिसाब से सारे काम चलते हैं। लोग पद की आज्ञा मानते हैं, व्यक्ति की नहीं। लोग किसकी बात मानते हैं? भाई आप एक बात बताओ, आपके जो कलेक्टर हैं, समझ में आ गया आपके सामने? ऐसा ही आपने सुना होगा भाई, आपने सुना होगा ना कि कोई ऐसा ही है। अब ऐसा ही ने आकर आपको क्या कहा कि भाई आपने एक काम की, जो एक व्यक्ति जज है, काफी उदाहरण बदल लिया मैंने, इस बार वाला सही लूंगा थोड़ा। एक जज है, आपने कोई क्राइम कर दिया है ना, क्राइम कर दिया और जज ने आपको सजा सुना दी 5 साल की, तो आपको माननी पड़ेगी क्योंकि वो न्यायालय में बैठा था, है ना। अब वही जज आपके सामने घर से बाहर आकर आपके सामने आपको वकालत सिखाने लग जाए, आप मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे आपकी पूजा नहीं है, पद प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पद प्रधान है लोकतंत्र में, व्यक्ति प्रधान नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारी क्या कमियां हैं, हम व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं। कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए, अरे उस एमएलए की पूछ है, उस व्यक्ति की थोड़ी पूछ है। आप उसी के मतलब जनता सेल्फी खिंचाती रहती है, उनकी आओ भगत करती, क्यों करनी भाई? वो आपकी सेवा के लिए लगे हैं और जनता उनकी सेवा में लग जाती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये विचारधाराओं को बदलना बहुत जरूरी है। और विचारधाराओं को कैसे बदलोगे? आप बदलोगे क्योंकि आप युवा हो, आपके अंदर उन नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक परंपराओं को और विकेंद्रीकरण करने की शक्ति है। आप अपनी विचारधाराओं को बदलोगे तभी ये सत्ता बदलेगी, समाज बदलेगा और राजनीति बदलेगी। जैसे कि ये जो तार्किक व कानूनी सत्ता में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सत्ता में रहते हैं, वही क्या होते हैं आपके सामने देखने को मिलते हैं तार्किक कानूनी सत्ता के अंतर्गत। अगले वाला पॉइंट आपके सामने परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता क्या होती है? दीर्घकालीन से चली, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज व इतिहास की पवित्रता। मतलब बहुत पुराने समय से जिस प्रकार की जो आपके सामने जो परंपराएं चली आ रही हैं, दीर्घकालीन समय से जो रीति रिवाज व इतिहास चले आ रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे राजतंत्र हो गया, सामंतवादी जमींदारी प्रथा हो गए, पितृसत्तात्मक समाज हो गए, है ना। तो जो ये क्या बहुत आज से थोड़ी, राजतंत्र कितने पुराना, बहुत पुराना, आपके समय कम से कम 1000 साल पुराना होगा, 1000 साल से भी पुराने राजतांत्रिक परंपराएं चली आ रही है, राजा चले आ रहे हैं। तो वही सब जो आपके सामने राजतांत्रिक परंपरा हो गई, जमींदारी व्यवस्था हो गई, और जो पितृसत्तात्मक, जहां पर जो पुरुषों को ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा क्या महत्व दिया जाता है। लोग शासक की आज्ञा मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता है? जो परंपरागत सत्ता होती है, इसमें किसकी बात मानी जाती है? जो व्यक्ति है ना, उसकी बात मानी जाती है। लोकतंत्र में पद की बात मानी जाती है, राजतंत्र में व्यक्ति की बात मानी जाती है। राजा जो कह देगा वो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि राजा चाहे आपके सामने पद पर, उस गद्दी पर बैठा तब भी राजा है, राजा आपके सामने आपके बीच में आ गया तब भी राजा है, राजा आपके सामने चाहे आपके घर पे बैठ के खाना खा रहा है तो भी राजा ही है। अगर उसने कोई काम कह दिया करना पड़ेगा आपके सामने। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की तरह कि 5 बजे आपके सामने जज साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद में वो जज नहीं है। समझ में आ गया? अब वो कोई बात कहेंगे, आप चाहो तो मानो चाहे वरना मत मानो, लेकिन अगर वही जज राजतंत्र में माननी पड़ेगी उसकी बात, आपको उस राजा की बात। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत परंपराएं हैं। राजतंत्र में ऐसा ही होता आया है, जहां पर क्या लोगों की बात माननी पड़ती है, पद से ज्यादा लोगों का महत्व होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से?
उदाहरण के लिए राजा या वंशानुगत जो मुखिया होती है, मुखिया की जो सत्ता होती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। परंपरागत सत्ताओं के नाम से उसको हम जानते हैं। अगले वाली सत्ता क्रिस्मय सत्ता। नेता का व्यक्तिगत आकर्षण, असाधारण गुण और बहादुरी व अलौकिक शक्तियों पर लोगों का विश्वास। भाई लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं? एक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। जब महात्मा गांधी आपके सामने आंदोलन करते थे तो उस व्यक्ति पर लोग विश्वास करते थे, चाहे उनकी बात से वो सहमत हो या नहीं सहमत हो। बहुत से ऐसे भारतीय राजनीति के अंदर ऐसे नेता आए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, सब महात्मा गांधी की विचारधाराओं से क्या हो सकते थे? उनकी विचारधाराओं से उनके टकराव हो सकते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी बात को थोड़ा विरोधाभास हो सकता था। लेकिन जब महात्मा गांधी अगर कोई बात कह देते थे, आंदोलन की बात करते थे, सभी व्यक्ति उनके पीछे खड़े हो जाते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस व्यक्ति में वो आकर्षण था, वो असाधारण गुण थे, वो बहादुरी थी। उन सब लोगों को विश्वास था कि इस व्यक्ति में वो जनता को एकत्रित करने की, अपनी बातों को रखने की, चाहे जनता के सामने चाहे अंग्रेजों के सामने, दोनों के सामने अपनी बात रखने की सबसे अद्भुत क्षमता है और हम सबसे ज्यादा बेहतर क्षमता है। इसीलिए सभी लोग उनकी बात मानते थे, सब व्यक्ति। विशेषताओं की बात करें, यह अस्थिर होता है और यह व्यक्ति को मृत्यु या आकर्षण समाप्त होने की खतरे में पड़ जाती है। मतलब यह सब चीजें आपके सामने अस्थिर होती है। क्यों? जो व्यक्ति चला गया, अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो क्या हो गया? अब अगर वो व्यक्ति चला गया या फिर उसका आकर्षण कम हो गया, उससे कोई गलती हो गई, तो क्या हो जाता है? आपके सामने वो सत्ता भी जा सकती है। और यही क्रांतिकारी परिवर्तनों के समय उत्पन्न होती है। 1857 की क्रांति हो गई या दुनिया में कोई भी क्रांति हो गई, कार्ल मार्क्स की क्रांति और कोई व्यक्ति की क्रांति, अगर व्यक्ति विशेष क्रांति इसीलिए फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वो व्यक्ति है, वो चला जाता है, उसका आकर्षण है, फिर वो कम हो जाता है उसकी मृत्यु के बाद। समझ में आ गया आपके सामने? जिसमें आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व की बात करें, महात्मा गांधी, हिटलर और जो इस प्रकार के जो धार्मिक नेता होते हैं, इनमें वो करिश्माई अपील होती है जो जनता को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। उनकी एक बात, उनका एक भाषण सभी लोगों को एकजुट कर देता है, एक साथ आकर इकट्ठा कर देता है। यही होती है करिश्माई नेताओं की सत्ता। निष्कर्ष के रूप में शक्ति वह क्षमता है जो नियंत्रण स्थापित करती है और सत्ता की वैधीकरण उसको लागू करती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो यह था आपके सामने शक्ति की अवधारणा, उसके सत्ता के स्रोत और प्रकार विस्तार से पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण एवं दोषों का निरीक्षण कीजिए। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताना आपको, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या लोकतंत्र में दोष होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, उसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपके सामने, वहां पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ फ्लिपकार्ट में मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस कोने में आपके सामने सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र आपके सामने एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति रखती है और सरकार का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने? एक इस प्रकार की शासन प्रणाली होती है जिसमें सबसे ज्यादा सत्ता किनके हाथों में होती है? जो जनता होती है उसके हाथों में सारी सत्ता वो देखने को मिलती है। आप अपने गांव के सरपंच को चुनते हो, आप अपने गांव, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसे एमएलए को चुनते हो, आप अपने सांसद के क्षेत्र से आपके सामने एमपी को चुनते हो। वही लोग आपके सामने क्या करते हैं? आपके सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मिलकर क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो पूरे देश की सरकार और सत्ता चलाने का काम करता है। समझ में आ गया आपके सामने? लेकिन उनको आपके मन में आए तो आप उन लोगों को हटा भी सकते हो।
अंतिम फैसला किसका होता है? जनता का फैसला है वो अंतिम होता है। अब्राहम लिंकन ने आपने के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन की बहुत ही शानदार राय है। उन्होंने क्या कहा? लोकतंत्र है वो जनता का, आपके सामने क्या है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब शासन है वो किसका है? जनता का। मतलब जनता चाहे तो किसी को भी हटा सकती है और किसी को भी रख सकती है। समझ में आ गई? जनता के द्वारा, जनता तय करती है कि हमें कौन सी नीतियां चाहिए, कौन से प्रतिनिधि चाहिए, कौन हमें हमें सरकार के अंदर चाहिए। और ये इनडायरेक्टली व डायरेक्टली आपके सामने किसका शासन है? जनता के शासन के रूप में इसको देखा जाता है। अगर अपन आधुनिक संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करें तो यह केवल शासन का रूप नहीं बल्कि जीवन शैली, आधुनिक व्यवस्था व आर्थिक प्रणाली भी है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो आपके सामने जो शासन है, जो आपके सामने जो शासन प्रणाली है, वो उसमें आपके सामने जीवन शैली नहीं, आपके सामने सिर्फ बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रणाली भी है। क्यों? क्योंकि आप किस तरीके से जीवन को जियोगे, ये कौन जीवन शैली कहते हो? कैसा जीवन आप जीते हो, तो किस प्रकार का जीवन जियोगे या कहां पर निर्धारण किया गया? लोकतंत्र में। सरकार जैसी नीतियां बनाती है वैसे ही लोगों का जीवन भी होता है। सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक प्रणाली भी है जो क्या करती है? आपके सामने लोगों की, समाज में कैसे लोग रहेंगे, किन नीतियों का निर्माण किया जाएगा और लोगों के पास कितना टैक्स लगाना है, लोगों को कब टैक्स की दरों में छूट देनी है, लोन कितना देना है, किनको आपको सामने छूट देनी। तो सब की सब चीजें आपके सामने किसके द्वारा निर्धारित होती है? सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। और सरकार किसके द्वारा चलती है? संविधान के द्वारा। और संविधान किसका निर्माण करता है? लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो सभी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली व इनडायरेक्टली क्या जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता, समानता के साथ न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सभी की सभी चीजें किस चीज पर निर्धारित है? आपके सामने स्वतंत्रता, समानता व न्याय के जो सिद्धांत है, इन सब चीजों पर सारी की सारी चीजें आपके सामने आधारित होती हैं। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से? पहला पॉइंट है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के क्या क्या गुण होते हैं आपके सामने? जनता का शासन और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को चुनाव स्वयं करती है, जिससे शासक जनता के प्रति जवाबदेही रहते हैं। मतलब लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने? लोकतंत्र में जो जनता है वो क्या करती है? आपके सामने जो शासक होता है उसका चुनाव स्वयं करती है। भाई आप ही तो करते हो, आप इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री, सीधे के सीधे तो आप प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हो, लेकिन आप एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है? आपके सामने प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो इनडायरेक्टली रूप से आप क्या करते हो? सत्ता का चुनने को काम करते हो, जिससे शासक है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है। अगर कोई गलत नीति का निर्माण कर दिया, गलत व्यवस्था को लागू कर दिया, आप डायरेक्ट हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे पूछ सकते हो कि भैया ये आपने जो नीति का निर्माण हो आपकी सरकार ने किया है और हमने आपको चुनकर भेजा है, आप हमें ये बताइए कि कैसे इन सब चीजों की ये गलतियां हुई, कैसे न्याय प्रणाली में विघटन देखने को मिला, कैसे लोग हैं वो आपके सामने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो सीधे के सीधे आप क्या कर सकते हैं? जनता वो शासक से सवाल पूछ सकती है। यह नागरिकों का राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान, अभिव्यक्ति व नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और यही जो जनता है वो आपके सामने जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, जो अपने शासक को चुनती है, यह किसके माध्यम से चुनती है? मतदान के माध्यम से, है ना? मतदान के माध्यम से आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हो और वही आपके सामने क्या है? आपको उसी से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, आप अपनी समस्याओं को शासक के सामने रख सकते हो और उनसे जवाबदेही मांग सकते हो, अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो आप कि आपके सामने उन लोगों की सही से उन्होंने कार्य किया है नहीं किया है, जो वादे वो करके गए थे क्या उनको उन्होंने निभाया है या फिर नहीं निभाया है। अगले वाला पॉइंट है समानता का सिद्धांत। लोकतंत्र जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव का स्वीकार करता है। लोकतंत्र क्या करता है आपके सामने? ना जाति को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना वर्ग व लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव उसको अस्वीकार करता है, उसको नहीं मानता है। समझ में आ गया आपके सामने? लोकतंत्र का यही काम है कि वो ना जाति को मानेगा, ना धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। हमारे भारत के जो लोकतंत्र है उसको संविधान के तहत लोकतंत्र को लागू किया गया और संविधान में हमें सभी लोगों को क्या दिए गए? मौलिक अधिकार दिए गए। हर मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, जिसमें ना कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म व लिंग के आधार पर उनके साथ क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, चाहे आप गरीब व्यक्ति हो, चाहे आप अमीर व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके सामने क्या हो, आप एक सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हो या बेघर व्यक्ति भी हो, आपको अगर भारत के नागरिक हो तो आपको सिर्फ एक ही वोट देना हो। प्रधानमंत्री भी एक वोट देगा, वो गरीब व्यक्ति भी एक वोट देगा, उसको भी इतने अधिकार अगर आप इतने अधिकार आपको है। बस फर्क कितना है, जागरूकता का फर्क है। अगर आप जिस दिन जागरूक हो जाते हो उसी दिन आपके क्या है अधिकार है वो लागू हो जाते हैं। नैतिकता व बौद्धिकता का विकास, नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर मिलता है, उनसे जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना व आत्मसम्मान का विकास होता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, आपके सामने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, खुद को चुनाव के अंदर खड़ा करके क्या कर सकता है, आपके सामने अपने आप को जो जनता के सामने रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। तो इससे क्या होती है, जनता की भागीदारी बढ़ती है राजनीति में, और जितनी ज्यादा जनता भागीदारी रखेगी राजनीति के अंदर उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है कि भाई अगर आपके सामने सोचो, अगर एक ही कैंडिडेट बार बार जीत रहा है तो फिर वो अहंकारी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही क्यों, मैं तो जीत ही रहा हूं। समझ, अगर उसी के सामने 5 कैंडिडेट और खड़े हैं और सभी मजबूत हैं, एकदम जबरदस्त चुनाव चल रहा है, तो पांचों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। वादों को ना सिर्फ वादे जो हल्फनामे में दर्ज करने पड़ेंगे बल्कि जमीनी हकीकत पे भी उनको उतारना पड़ेगा। सड़क का वादा है, गरीबी हटाने का वादा है, जो लोगों को गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने का वादा, सभी के सभी सिर्फ वादे नहीं रह जाएंगे, फिर उनको घोषणाओं को जमीनी हकीकत पे लाना भी पड़ेगा। तो यही है, जितने ज्यादा लोग राजनीति में भागीदारी रखेंगे उतना ही ज्यादा लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और मजबूत होता है। क्रांति की संभावना कम, इसमें सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से बदलने का प्रावधान होता है। मतलब क्या होता है, आपके सामने जो सरकार होती है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बदला जा सकता है। किसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से आपके सामने क्या किया जा सकता है, जो सरकार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपन बदलाव कर सकते हैं, जिसमें हिंसात्मक जो क्रांति होती है उसका आशंका कम होती है। भाई राजतांत्रिक परंपरा व तानाशाही परंपरा की क्या नुकसानदायक है, जब सत्ता में बदलाव होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिलती है, और उससे ना सिर्फ वो वंश या फिर जो आपके सामने जो राजतांत्रिक परंपरा है वो परेशान होती है, बल्कि जनता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा सरल सुगम तरीके से क्या होता है, आपके सामने सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई हिंसा नहीं होती है, साधारण चुनाव होते हैं और आपके सामने क्या हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल है वो बाहर हो जाते हैं और नए व्यक्ति को मौका मिलता है सत्ता के अंदर आने का। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, उत्तरदायित्व शासन। शासक नियमित चुनाव और विपक्ष की आलोचना के कारण जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी रहते हैं। लगातार चुनाव होते रहते हैं, काफी लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां तो सिर्फ चुनाव ही होते रहते हैं। लेकिन आपके सामने मैं एक आपके सामने विचार रखता हूं, अगर चुनाव होते हैं तो ये नेता आपके लिए उत्तर जवाबदेही है। समझ में आ गया आपके सामने। विपक्ष आलोचना कर सकता है सत्ता पक्ष की कि आपने कार्य सही से किया, एक आपने काम सही से नहीं किया है, और सभी के सभी लोग अपने काम के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। क्यों है ये सब चीजें, इसीलिए है क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यह समाज को विभिन्न वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ के साथ राष्ट्रीय एकता को और सद्भाव को मजबूत करता है। इसका क्या फायदा आपके सामने, भाई अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो सभी लोग एकजुट रहेंगे, मजबूती के साथ आपके सामने सभी के सभी लोग क्या होंगे, आपके सामने एक साथ रहेंगे। अगर देश मजबूत, राष्ट्र मजबूत, एकता है तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो लोकतंत्र मजबूत होता है तो देश में एकता भी बढ़ती है। तो ये सभी के सभी लोकतंत्र के गुण थे। अब अपन बात करेंगे लोकतंत्र में कितने प्रकार की कमियां पाई जाती है। पहला पॉइंट आपके सामने, अयोग्य शासन। लोकतंत्र संख्या पे आधारित होता, गुणवत्ता पे आधारित नहीं। यह माना जाता है कि आम जनता अक्सर भावनात्मक या सतही आधार पे मतदान करती है और अयोग्य व चापलूस व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। और ये बात सिर्फ आपके सामने कहने के लिए नहीं है बल्कि वास्तविकता भी है। थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव हुए,
एक केसी सिन्हा आपके सामने, वहां के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वो हार गए, और बड़े बड़े दबंगई व्यक्ति थे जिन्हों पे मर्डर के आरोप लग रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो ये सिर्फ नंबर का गेम हो जाता है। सरकार है वो क्या करती है, जो सत्तारूढ़ दल है या फिर और कोई विपक्ष के दल है, कोई भी दल है, वो उन्हीं जिताऊ लोगों को आपके सामने क्या करेगा, टिकट देते हैं, चाहे वो क्राइम करें, चाहे जनता को लूट खसोट मचाए, चाहे अवैध तरीके से जीते, चाहे वैध तरीके से, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट मिलता है। क्यों? सारा गेम नंबर का है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, जो उस बाउंड्री लाइन को पास करेगा आपके सामने बहुमत की, वही आपके सामने क्या हो जाता है, सत्तारूढ़ दल में आ जाता है। तो इससे क्या होती है आपके सामने, सिर्फ संख्या का खेल है, गुणवत्ता का नहीं। अच्छा व्यक्ति भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा या फिर अन्य लोकतांत्रिक परंपराओं में अच्छा व्यक्ति चुन के नहीं आता आपके सामने। जनता वो कम पढ़ी लिखी होती है, कहीं की थोड़ा कम लोगों को ज्ञान होता है, तो क्या होता है, लोगों को पैसे के माध्यम से, झूठे वादों के माध्यम से बहला फुसला कर क्या कर दिया जाता है, वोट डलवा दिया जाता है। और क्या होता है, जो सही व्यक्ति जिसको चुनाव जीतना चाहिए था, वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता है। यह है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी। धन और समय का अपव्यय। चुनाव प्रचार व राजनीतिक अभियानों में बहुत ज्यादा धन व समय खर्च होता है और विकास कार्य भी दूर चले जाते हैं। भारत में लोकतंत्र में चुनावों को एक पर्व के रूप में देखा जाता है, और पर्व होता है वहां पे खर्चे भी होते हैं। हर साल भारत में जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, और उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, और वो पैसा किसी और का नहीं, आम जनता का ही पैसा होता है आपके सामने, जिससे जो विकास कार्य होते हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं। सत्तारूढ़ दल इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आएंगे, तभी आपके सामने क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। इतने दिन आराम से सोए रहते हैं 5 साल, और आखिरी के 1 साल में काम करते हैं। चाहे कोई सरकारी भर्ती निकालना हो, सरकारी परियोजना लागू करना हो, सब अंतिम 6 महीने में होता है। बाकी तो आपके सामने 4 साल सरकार सिर्फ सोती रहती है। अस्थिरता की आशंका। संगठन की राजनीति या बार बार चुनाव के कारण सरकारें अस्थिर होती हैं। बार बार चुनाव से क्या होता है आपके सामने, जो बार बार चुनाव होने से सरकार बदलती रहती है, इससे क्या होता है, एक सटीक नीति का निर्माण नहीं होता है। अब भारत में देख लो, राजस्थान में देख लो, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार आपके सामने सरकारें बदलती रहती हैं। तो एक सरकार क्या करेगी आपके सामने, कोई एक योजना लागू करेगी, दूसरी सरकार आएगी, योजना सेम होगी, बस नाम बदल देगी उसका, फिर से आएगी, वो उसको बंद कर देगी, चालू कर देगी, यही चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो जनता का दीर्घकालीन विकास होना चाहिए था, दीर्घकालीन जो नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, जो क्रियान्वयन लागू होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। जनता का जो विकास है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जनता को जो अंतिम लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो यही होता है, जनता के जो आपके सामने अस्थिरता देखने को मिलती है चुनाव के अंदर, उससे क्या होता है आपके सामने बहुत ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, दलगत राजनीति का प्रभाव। राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव में देखा, सत्तारूढ़ दल ने पैसे बांटने का काम किया, और अगर हम वास्तविकता से देखें तो उनका उद्देश्य क्या था, क्या जनता का विकास उद्देश्य था? नहीं। सीधा अगर आप वास्तविकता से गहराई से समझते हो तो क्या होता है आपके सामने, आपको ये पता चलता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य वोट पाना ही था। किसी योजना के नाम पर आपके सामने क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार की संकीर्ण सोच रखी जाती है, जिससे जो राष्ट्रीय हित, जो जनता का विकास है, जो जनता की जो आपके सामने क्या होता है विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, किसके लिए, ताकि वोट मिल सके। तो इससे क्या होता है, समाज में विभाजन व गुटबाजी बढ़ती है, और जो विकास होना चाहिए वो विकास तो होता नहीं है जनता का। उससे क्या होता है, उसके उलट होता है आपके सामने समाज में विघटन व विभाजन। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और जो सत्ता में आने वाले सत्ता का मजा उठाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे लोकतंत्र की। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कमजोर नीतियों का निर्माण करना। निर्णय लेने की लंबी प्रक्रियाएं व जटिल होती हैं, क्योंकि विभिन्न दबाव समूह द्वारा राजनीतिक हितों को संतुष्ट करना जरूरी होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं आपके सामने, अगर कोई नीति सही है उसको लागू करने भी इस चीज को ध्यान रखते हैं, भाई मेरी जाति के वोट नुकसान ना हो जाए, ये जो आपके सामने ये दल आपके सामने ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, से हमारे वोट कटेंगे, वोट मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, और अंतिम समय में जो निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय नहीं लिए जाते हैं।
जिससे मजबूत व त्वरित निर्णय आपके सामने नहीं ले पाते हैं। जो लोकतंत्र के अंदर भारतीय लोकतंत्र वो ढीला ढाला लोकतंत्र इसीलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो सटीक, सहज और आपके सामने सही निर्णय लेने चाहिए थे वो निर्णय नहीं हो पाते हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर। अगले वाला पॉइंट है भ्रष्टाचार की संभावना। चुनाव में खर्च होने वाले धन और सत्ता में बने रहने के लालच के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब क्या होता है, चुनाव में खर्च बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए क्या होता है, लोग सत्ता के में बने रहने के लालच से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार करना होता है, जनता को चुनाव जीतने के लिए जनता पर पैसा खर्च करना होता है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है। इससे क्या होता है, वो जनता में भ्रष्टाचार करने का काम भी करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे। यद्यपि लोकतंत्र में कुछ दोष है। जो विल्टन चर्चिल के शब्दों में यह शासन का सबसे खराब रूप है, सिवाय उन सभी रूपों को छोड़कर जिन्होंने समय समय पर प्रयोग किया। मतलब और वो अपने दोषों के बावजूद जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करने वाला लोकतंत्र आज भी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कुछ लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र सबसे खराब शासन की प्रणाली हो सकता है, लेकिन अगर चाहे कितना भी खराब हो, वास्तविक वर्तमान समय की जो प्रशासन है, वर्तमान समय में जो सत्ता को धारण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, लोकतंत्र है, जहां पर जनता की भागीदारी होती है, जनता फैसले ले सकती है, जनता आपके सामने क्या कर सकती है, जनता अपनी बात मनवा सकती है। तो आज के समय अगर अपन बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सत्ता की प्रणाली कौन सी है, लोकतंत्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की प्रणाली है। तो यह है आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण व दोषों का परीक्षण कीजिए। विस्तार से मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।